नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, एलटी ग्रेड ज्वाइनिंग के बारे में अपडेट है इस वीडियो में। आज छात्र बेसब्री से जब इंतज़ार कर रहे थे कि ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा, तो खैर ज्वाइनिंग लेटर तो नहीं मिला, लेकिन जब वेबसाइट पर लोग गए तो उनको वहाँ पे एक फॉर्मेट मिल गया और इस फॉर्मेट को फिलअप करना था, जो कि ये फॉर्मेट है। मैंने डाउनलोड किया वहाँ से। कैसे भरना है, क्या क्या भरना है, इसके बारे में छात्र बहुत ही परेशान है, तो इसके बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। सबसे पहले ये देख लीजिए, जब वेबसाइट पे छात्र गए तो ये इन्फॉर्मेशन इनको कहाँ पे मिली, यहाँ पे मिली। यहाँ पे देखिए इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, न्यू लिखा हुआ है। तो ये इंस्ट्रक्शंस छात्रों को यहाँ पे मिली और छात्रों ने उसको डाउनलोड किया और बहुत सारी कन्फ्यूजन उनको मिली। मुझको छात्रों ने बताया कि सर इसके ऊपर एक वीडियो बनाइए, बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं। ये देखिए यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है। सीपी सर प्लीज़ इस इंस्ट्रक्शन को आप डिस्क्राइब कर दें यूट्यूब के माध्यम से, इस तरह माध्यम से, ताकि हम लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। बहुत सारे छात्रों ने कमेंट किया, सब लोग यही बोल रहे थे कि इसको डिस्क्राइब कर दीजिए। तो मैंने सोचा कि ठीक है, एक वीडियो के माध्यम से मैं इसको यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर देता हूँ, जिससे कि सभी लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाए। ये जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा, मैं अपनी पूरी नॉलेज के साथ, जितनी मेरी नॉलेज है उसका उपयोग करते हुए अपने अनुभव के अनुसार आपको बताऊंगा। अब बात करते हैं जो इंस्ट्रक्शंस मिली हुई हैं, उसमें देखिए लिखा हुआ है राजकीय माध्यमिक विद्यालयों हेतु सहायक अध्यापक पर चयनित अभ्यर्थियों जिन्होंने नियुक्ति पदस्थापन हेतु 28/9/2020 से दिनांक 8/10/2020 तक ऑनलाइन आवेदन किया है, उन्हें अवगत कराया जाता है कि समयानंतर्गत कार्यभार ग्रहण करने की दृष्टि से वांछित निम्नवत प्रमाण पत्रों को यथाशीघ्र तैयार कर लें। तो ये एक प्रकार का लॉलीपॉप जिसको बोला जाता है कि भाई आज ज्वाइनिंग नहीं दे पाए तो कम से कम एक ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन वेबसाइट पर डाल दें जिससे कि छात्रों के अंदर जो है असंतोष की भावना ना पैदा हो। तो ठीक है, उन्होंने एक चीज़ बता दिया कि भाई डॉक्यूमेंट्स अपने ये रेडी कर लीजिए। तो ये आपके लिए भी अच्छा है कि डॉक्यूमेंट्स आप रेडी कर लेंगे समय पर, पहले जानकारी मिल जाएगी। तो यहाँ पे देखिए लिखा है अभ्यर्थी कार्यभार ग्रहण करने हेतु समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्रों की दो प्रमाणित छाया प्रतियाँ उनको अरेंज करना है। तो ये आपके पास हैं, आप इसको कर लेंगे। और इसमें देखिए लिखा हुआ है दो प्रमाणित लिखा हुआ है, स्व प्रमाणित शब्द इस्तेमाल नहीं किया गया है, स्व इसके सामने नहीं लिखा हुआ है। तो आपको इसको प्रमाणित करवाना पड़ेगा। पहले कन्फ्यूजन आपकी दूर कि इसको आपको किसी गजटेड ऑफिसर से प्रमाणित करवाना पड़ेगा। ठीक है, अब आगे लिखा है 2 राजपत्रित अधिकारी जो उनके संबंधी ना हो द्वारा प्रदत्त आचरण प्रमाण पत्र। तो ये आचरण प्रमाण पत्र आपको बना के रखना है 2 राजकीय अधिकारियों का। राजकीय अधिकारी आप लोग जानते होंगे, राजकीय नहीं, राजपत्रित अधिकारी। राजपत्रित अधिकारी कौन होते हैं? गजटेड ऑफिसर जो होते हैं उनको राजपत्रित अधिकारी बोला जाता है। तो आपकी जानकारी में जो भी 2 राजपत्रित अधिकारी हों, बस केवल वो आपके रिलेशन में ना हो, तो आप उनसे ये प्रमाण पत्र अपना बनवा सकते हैं। तीसरा लिखा हुआ है विवाहित होने की स्थिति में अभ्यर्थी अभ्यर्थिनी को इस आशय का प्रमाण पत्र स्वयं दें कि उनके एक से अधिक जीवित पत्नी या पति नहीं है। ये आपको एक सर्टिफिकेट खुद का देना है। आप एक एप्लीकेशन लिखिए, उसमें आप लिखिए कि आप उसमें लिखेंगे कि जो अंडरसाइंड है, मतलब जिसने सिग्नेचर किया हुआ है, या मैं अभ्यर्थी यह प्रमाणित करता हूँ कि मेरी शादी हो चुकी है और मेरे एक ही जीवित पति या पत्नी है। मतलब ये इसलिए लिया जाता है कि ये उत्तर प्रदेश सरकार का रूल है कि सरकारी नौकरी में जो आते हैं उनका आचरण सही होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी व्यक्ति के 2 पत्नियां हों, कल को 2 पत्नियां जाके जो है सरकारी विभाग में दावा ठोंक दें कि मैं इनकी पत्नी हूँ, एक बोले दूसरी बोले कि मैं इनकी पत्नी हूँ। ऐसे बहुत सारे केस पहले हुए हैं। तो इस तरह का आचरण सरकारी नौकरी के लिए उचित नहीं है। हो सकता है ज्वाइनिंग भी ना दी जाए ऐसे आचरण वाले लोगों को। इसी तरह से पत्नियों के मामले में भी होता है कि उनके 2 पति हों। भाई एक शादी हुई है पहले कहीं, उस शादी का कानूनी तौर पे डाइवोर्स नहीं हुआ है और दूसरी शादी कर ली गई है,
तो ये ऐसे केस इस मामले में आते हैं। तो आप इसका अपने एक एप्लीकेशन लिखेंगे स्वहस्ताक्षरित और उसको आप सबमिट करेंगे। तीसरा, मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा पद्धति स्वास्थ्यता प्रमाण पत्र मूल एवं एक प्रमाणित प्रति। अब देखिए यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है, आपको अपने ज़िले के DIOS से बनवाने की जरूरत नहीं है। अभी आप जहाँ पर हैं, जिस ज़िले में हैं, ज्वाइनिंग वाला ज़िला भूल जाइए, जिस ज़िले में आप हैं वहाँ से मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पास जाइए और ये स्वास्थ्यता प्रमाण पत्र आप यहाँ पे बनवा लीजिए। उसकी देखिए एक आपको प्रमाणित प्रति भी रखनी है अपने साथ और एक मूल प्रति। तो प्रमाणित जब आप बाकी डॉक्यूमेंट करवाने जाएंगे तो उसमें इसको भी करवा लीजिएगा, ठीक है। अगले पॉइंट पे आते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि चयनित अभ्यर्थी अभ्यर्थिनी से इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त किया जाए कि उनके द्वारा प्रस्तुत अंक पत्रों, प्रमाण पत्रों, डिग्री, जाति प्रमाण पत्र एवं अन्य अहर्ता संबंधी प्रमाण पत्रों में किसी प्रकार की भिन्नता आती है अथवा किसी भी प्रकार का तथ्य गोपन पाया जाता है तो उनके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जाए तथा उनका अभ्यर्थन चयन नियुक्ति निरस्त कर दी जाए। तो ये चीज़ तो ये हो गई कि देखिए आपने जो डॉक्यूमेंट वगैरह लगाए हैं कि आपने वो सही लगाए हैं कि नहीं लगाए हैं, इसके बारे में आपको एक एफिडेविट देना है। एफिडेविट कहाँ बनता है आप सबको मालूम है, नोटरी के पास बनता है एफिडेविट। तो नोटरी से आप एक एफिडेविट इस तरह का बनवा लीजिए और इसको रेडी कर लीजिए। देखिए जब आप ज्वाइनिंग करने जाते हैं ना, तब भी आपको ये सारे डॉक्यूमेंट लगते हैं। आपको कॉलेज की लिस्ट तो मिल जाती है कि भैया आपका इस कॉलेज में और इस ज़िले में आपको ये कॉलेज अलॉट किया गया है, लेकिन जब आप वहाँ पे ज्वाइन करने जाएंगे तो ये डॉक्यूमेंट आपको लगने ही लगने थे। तो इन्होंने जब ज्वाइनिंग आपकी 2-4 दिन डिले हो गई है तो इन्होंने आपको ये एक इन्फॉर्मेशन दे दी कि भाई आप इसमें इस टाइम का सदुपयोग करें और इन डॉक्यूमेंट्स को अरेंज कर लें। आगे देखिए क्या लिखा है, ये आखिरी पॉइंट जो है बस यही जो है सबको परेशान किए पड़ा है। अभ्यर्थी का चल अचल संपत्ति का घोषणा पत्र। अब अभ्यर्थी या अभ्यर्थिनी अगर बेरोजगार है तो उसकी चल और अचल संपत्ति तो कुछ होगी ही नहीं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि सारे अभ्यर्थी और अभ्यर्थिनी जो है बेरोजगार हों। इसमें बहुत सारे लोग हैं जो प्राथमिक विद्यालय में नौकरी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग जो TGT PGT में नौकरी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं। क्योंकि इस भर्ती में मैंने जो देखा है वो 90% लोग जो हैं, मेरा अनुमान है और मेरा जो एनालिसिस है वो 30 साल के ऊपर है। 90% लोग 30 साल के ऊपर है। अब 30 साल तक कोई घर में खाली तो बैठा नहीं रहता है, कुछ ना कुछ प्राइवेट काम करता है, कुछ बिजनेस करता है। तो भाई जब बिजनेस किया आपने, पैसा कमाया, प्राइवेट नौकरी की आपने, सरकारी नौकरी की, प्राथमिक अध्यापक आप बने, पैसा कमाए, तो आप अपनी चल और अचल संपत्ति आपने बनाई होगी। तो उस चल और अचल संपत्ति का ब्यौरा आपको देना है। अब आप पूछेंगे भाई हमने तो कुछ कमाया ही नहीं, लेकिन हमारे नाम पे तो एक मकान की रजिस्ट्री है, तो जो भी आपके नाम पर है वो आपकी संपत्ति है। वो हो सकता है आपके पिताजी ने आपके नाम पे ट्रांसफ़र कर दी हो सकता है आपके पति ने आपके नाम पे रजिस्ट्री करवा दी हो, आपके नाम पे आपके पति ने गाड़ी खरीद दी हो, या आपके पिता ने आपके नाम पे गाड़ी खरीद दी हो, आपकी पत्नी ने आपको गाड़ी गिफ्ट कर दी हो, कुछ भी हो सकता है। अगर आपके पास कोई गाड़ी है, घर है, प्लाट है, मकान है, बिजनेस है, तो उन सब का घोषणा पत्र यहाँ पे देना है। ये घोषणा पत्र क्यों देना है इसके बारे में भी बात करेंगे। देखिए सरकारी नौकरी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप जब तक उसमें जाएंगे नहीं तब तक आप उसको जान नहीं पाएंगे। तो आपको ये वही बता सकता है सही चीज़ें जो उस नौकरी में ऑलरेडी होगा। तो देखिए ये इसलिए मांगा जा रहा है कि साल में एक बार आपको प्रॉपर्टी रिटर्न भरना होता है। अपनी संपत्ति का ब्यौरा सभी सरकारी कर्मचारियों को, अधिकारियों को साल में एक बार देना पड़ता है। तो अगर आप ज्वाइन करने जा रहे हैं तो आपके पास जितनी भी संपत्ति है, आप जितना मैक्सिमम इसमें दिखा सकते हैं आप दिखा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जब अगले साल आप संपत्ति का ब्यौरा भरेंगे तब मान लीजिए आपके 60,000 की नौकरी लगती है,
12 महीने की आपकी सैलरी मिलेगी। आपकी सैलरी बनती है 12 छंग 72, 7,20,000। ठीक है, 7,20,000 आपने साल भर में कमाया। तब जब आप प्रॉपर्टी रिटर्न भरेंगे तब आप दिखाएंगे कि मैंने मकान खरीद लिया, प्लाट खरीद लिया, ये खरीद लिया, वो खरीद लिया। कैसे खरीद लिया भाई? आपने इतना कम कमाया, आपने तो इतना ज़्यादा कैसे खरीद लिया? तो जब आप एंट्री कर रहे हैं तो पहले से दिखा दे रहे हैं भाई हम इतने संपन्न हैं पहले से ही, हमने कोई यहाँ पे फ्रॉड नहीं किया, कोई गलत तरीके से पैसे नहीं कमाए, ये सारी चीज़ें तुम्हारे पास पहले से थी। तो जिसके पास जो भी है वो इसमें घोषणा कर दे। जितना भी आपके पास, देखिए क्या क्या चल और अचल संपत्ति के बारे में बात की जा रही है। तो चल संपत्ति में क्या आएगा आपका? चल संपत्ति में आता है आपका बैंक अकाउंट। आपके बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं, नगद कितने पैसे हैं, शेयर मार्केट में आपने कितना इन्वेस्ट कर रखा है, म्यूचुअल फंड में आपने कितना इन्वेस्टमेंट कर रखा है, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। ये चल संपत्ति हो जाती हैं। और अचल संपत्ति जिसमें घर, प्लाट, ज़मीन, खेत, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो आपको इसमें घोषणा करनी है। उनकी मार्केट वैल्यू आज की डेट में कितनी है ये भी बताना है आपको। अनुमानतः बताना, ये नहीं कि बिल्कुल एग्जैक्ट भाई आपके पास जो घर है आपको 50 लाख का कीमत उसकी लगती है तो आप बता दीजिए भाई 50 लाख की आज की डेट में इसकी कीमत जो है 50 लाख के आसपास होगी। आपके पास गाड़ी है, आपने 10 लाख में ख़रीदी थी, लेकिन आपने 3-4 साल हो गया उस गाड़ी को खरीदे हुए, तो भाई 10 लाख की तो आपने तब खरीदी थी, अब उसकी कीमत कितनी होगी? सेकंड हैंड आप बेचेंगे तो 4-5 लाख में बिकेगी, तो 4-5 लाख रुपए उसका आप दिखा दीजिए। तो यही घोषणा आपको करनी है इसमें चल अचल संपत्ति में। और ये बहुत ही अच्छा होता है कि आप अपना टोटल घोषणा तुरंत ही कर दें, बाद में दिक्कत नहीं आएगी आपको। और एक चीज़ और, यहाँ पे जो चल संपत्ति है इसमें आपकी, ये मैं लेडीज़ के लिए बात कर रहा हूँ, जो ज्वेलरी होती है वो भी इम्पॉर्टेंट होती है, उसकी भी घोषणा करनी पड़ती है। मेरे पास इतना गोल्ड है, गोल्ड की ही घोषणा करते हैं, बाकी सिल्वर वगैरह की नहीं करते हैं। तो कितना गोल्ड है? 200 ग्राम गोल्ड है, 100 ग्राम गोल्ड है, ये घोषणा कर देते हैं उसमें कि मेरे पास इतना है। तो मेरा ख्याल है आप सबको ये चीज़ें कंफर्म हो गई होंगी, सारे पॉइंट मैंने क्लियर कर दिए। अगर अब भी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। और किसी चीज़ पे और किसी पॉइंट पे और डिटेल में समझना चाहते हैं, हालांकि मैंने सब कुछ समझा दिया, तो आप उसके बारे में बताइएगा, तो उसके बारे में अलग से एक वीडियो बना देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आज की अपडेट। और परेशान मत होइए आप लोग, 2-3 दिन का टाइम है, केवल 2-3 दिन में आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।